पार्ट फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फोर्थ में आते हैं। चलो फोर्थ में आते हैं। सबसे पहले मैं ऑफलाइन वालों का डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर तुमसे पूछ लूंगा। तुम्हारा कुछ बचे तो अलग से बता देना। ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ ये, है ना, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूँ वहां से तुम्हारी वो चैट पढ़ नहीं पाऊंगा। चैट पढ़ने के लिए मुझे आगे आना पड़ता है थोड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए और डी तो अभी कॉम्प्लेक्स में पढ़ा ही नहीं अपन ने, है ना। अब इसके बाद बचता है ए। तो क्या ये ट्राइंगल बना रहा है? यस, ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये ट्राइंगल बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल बनाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 का ए डिस्कस कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल बना रहा है ना। ए प्लस बी बराबर सी आ रहा है, मैंने डायरेक्शन जो लिखी उसके साथ। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम जब एंगल निकालोगे ना, तो वो एंगल बेसिकली ये वाला आएगा, और तुम्हें कौन सा चाहिएगा? ये वाला। तो ये शायद π/3 आता है, तो ये 2π/3 आएगा। डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना वेक्टर की। तो वो एक्चुअल में जो एंगल निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2π/3। ये शायद π/3 आता है, ये π/3 तो आता है ना। हाँ, तो फिर ये 2π/3 हो जाएगा। या तो फिर तुम ऐसा करो, इस वाले वेक्टर को डायरेक्शन ऐसे लिख के माइनस लिख लो, फिर एंगल निकाल दो, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आते हैं। क्या है देखो, अब तुमने देखा होगा तो तुम्हें लगा होगा कि आसान है ये मैटर, इतना टिपिकल नहीं है। वेक्टर 3D में हमें इतने दिन से कहाँ था? तो वैसे ही पूछ रहा था ऐसा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाँ, तो 12 ये वही सवाल है लाइन वाला। तो ये क्या थोड़ा सा ऐसा है कि तुम लोग मूर्ख बन जाओ, और तुम बन गए। देखो ये L1 जो है लाइन, वो क्या लिखी हुई है, इसको ऐसे लिख लो तुम, 3i माइनस जे प्लस 4k R1 लिख लो चाहो तो, प्लस म्यू की जगह टी दे दिया उसने, i प्लस 2j प्लस 2k। ये वही तो लाइन है। और इसी तरह L2 मतलब दूसरी लाइन समझ लो, R2 कितनी हो जाएगी? 3i प्लस 3j प्लस 2k इंटू s, 2i प्लस 2j प्लस k। अब ये क्या कह रहा है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू लाइंस। तो ओरिजिन से जा रही है लाइन, तो इसको समझ लो C, इसको समझ लो D। तो C क्रॉस D निकाल लो, वो तो लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी L की। L यही तो होगी। L इक्वल्स टू कितना होगा? ओरिजिन से तो जा रही है, और 0 के प्लस लैम्डा टाइम C क्रॉस D, बस यही तो लाइन हो जाएगी। तो और पॉइंट ओरिजिन है, और ये वेक्टर C क्रॉस D हो जाएगा। एक तो ये लाइन निकल गई, और क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन L2 एट ए डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1। तो L लाइन आ जाएगी, L और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, उसके उस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये सवाल है छोटा सा, तो वही है बस लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाओ 12 के बाद 13 में देखो क्या कहना है। 13 भी वही सवाल है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। वेक्टर 3D के सवाल भी अच्छे आते हैं, और मतलब सीधे सीधे सवाल ही आते हैं। ai प्लस बीजे प्लस सी के दे रखा है, ai प्लस बीजे प्लस सी के, ये वेक्टर दे रखा है। अच्छा abc जो है वो क्या हो सकते हैं? 1 और -1। तो कितने पेयर बनेंगे? 8 ही तो बनेंगे। 1 1 1 ले लो, 1 -1 1 ले लो, 1 1 -1 ले लो, 1 -1 -1 ले लो। और 4 पेयर कौन से बन जाएंगे? जब इसको माइनस ले लो
भाई पहले वाले को माइनस ले लिया और क्या। अब आपको क्या करना है, टोटल तो कितने बनेंगे, 8 से 3। टोटल तो कितने बनेंगे, 8 से 3। इसमें से कोप्लेनर वाले हटा दो। तो ऐसे समझो, देखो अगर इसके साथ इसको लोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, तीसरा कुछ भी लो। अगर इसके साथ इसको लिया तो दोनों रो सेम होगी, माइनस कॉमन आते ही, माइनस कॉमन आते ही दोनों रो क्या होगी, सेम। तो डिटरमिनेंट 0 होना ही होना है। अब इसको इसके साथ लोगे तो ये एक केस है, और इसके साथ टोटल 6 केस बनेंगे। जब इन दोनों के साथ इसको ले लो, इन दोनों के साथ इसको ले लो, इन दोनों के साथ इसको, इसको, इसको और इसको, ऐसे ही इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। तो टोटल कितना हो गया, 4 × 6, ये आंसर। टोटल 4 केस, और हर केस में कितने पेयर बनेंगे, 6। तो 4 × 6 कम कर देते हैं। ये अपने कोप्लेने वाले केस हटा दिए तो नॉन कोप्लेने वाले बच जाएंगे। चलो इसके बाद आ जाओ 14 हो गया, लाइनें दे रखी सीधी सीधी है ना। और 15 हो गया। चलो अच्छा, अब ये ऑनलाइन वाले बताओ, 3 पार्ट फर्स्ट में कुछ रह गया हो इनका 12-13 के बाद। नहीं रहा, एक बच्चे का रह गया, कार्तिक का, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 6 में क्या है, अच्छा ये, अरे इसमें तो स्क्वायर करना है यार, ये तो इस तरह का सवाल तो उसी में आ गया, क्वाड्रेटिक में ही, क्वाड्रेटिक वगैरह में भी आ चुका है इस तरह का सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। ये है ना, इसको ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर मतलब सारे होल स्क्वायर ओपन कर लो ना, A² - 2AB + B², मतलब ये स्क्वायर का मतलब वही डॉट प्रोडक्ट समझना तुम, है ना, +B² + C² - 2BC +C² + A² - 2AC इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 9। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। तो 6 9 तो कितना बचेगा इधर, 3। इनका मैग्नीट्यूड 1 है ना, सबका एबीसी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो 3। अब इनको उधर ले जाओ सबको, और वो जो 3 लिखा ना, इसको वापस A² B² C² लिख दो, है ना। इसको वापस A² B² C² लिख दो, और ये माइनस वाले उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये वो बन जाएगा तुम्हारा A + B + C का होल स्क्वायर। इसका मतलब A + B + C कितना है, 0। तो B + C कितना हो जाएगा, -A। अब निकालने किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ 2A + 5B + 5C। तो इस 5B + 5C की जगह -5A लिख दो। 3 मॉड A, मॉड A तो 1 है, तो कितना आ जाएगा, 3। ये आंसर आ जाएगा। बाकी हो गए सारे। चलो तो इसके बाद आते हैं अपन 3 पार्ट सेकेंड पे। चलो 3 पार्ट सेकेंड में आ जाऊं, इसमें बोलो 3 पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 2। 2 में क्या है, अरे वही है यार, कल भी जो पूछा था, इसको इधर लिया हो, क्रॉस प्रोडक्ट 0, पैरेलल, A = λB, वही सवाल है, ये सेम दिख जाए ना वेक्टर, तो इसको इधर ले आओ। तो B × C - B × D, B को क्या ले लिया, कॉमन। एक सवाल मैंने इसीलिए करवा दिया था इस तरह का। तो B पैरेलल है किसके, C - D के। तो C - D = λB। तो D = कितना हो गया, -C + λB। सही लिखा, D उधर चला गया तो C - λB, ये आ गया। अब लैम्डा निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी होगी, डॉट प्रोडक्ट दिया ना किसी के साथ, बस A.D 0 कर दो, लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिक्स है, 3-4 बार यही सवाल पूछा हुआ है। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 4 4 4 में क्या है, जनरल नॉलेज के सवाल है ये। चलो 4 में देखो क्या करना है, मैंने इसलिए वेक्टर 3D बहुत आसान चैप्टर है,
सवाल भी आते हैं और एकदम सीधे सीधे आते हैं, कुछ करना नहीं होता है। ये कह रहा है a+3b किसके कोलिनियर है? सी दे रखा है, तो a+3b किसके कोलिनियर है? सी, तो लेमडा सी लिख दिया। फिर b+2c, b+2c किसके कोलिनियर है? ए के, तो म्यू ए लिख दिया। अब एबीसी तो क्या दे रखे हैं? देखो एबीसी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर दे रखे हैं, तो मैंने तुम्हें ये नॉन जीरो नॉन कोलिनियर मतलब वेक्टर के कोफिशिएंट क्या करने पड़ेंगे? जीरो। याद है एक जगह कराया था, वेक्टर नॉन कोलिनियर है तो कोफिशिएंट जीरो, और वेक्टर कोलिनियर नहीं थे तो फिर वो कोफिशिएंट डिवाइड करके कुछ किया था। एक दो सवाल का एक पेयर कराया था मैंने, तब इस वर्ड पे ध्यान भी दिया था मैंने। तो अब आप कुछ भी करो, या तो कंपेयर कर लो, किसको करो, किसी को भी हटा दो एबीसी में से, किसको हटाएं? किसको हटाएं बताओ? किसी को भी हटा लो, b+2, सी को हटा दो, तो सी को हटाएंगे तो कितना होगा? a+3b अपॉन लेमडा इक्वल्स टू म्यू ए। तो b वाला एक तरफ कर लो, तो b वाला कितना आया? 1 माइनस प्लस 6 अपॉन लेमडा, b वेक्टर इक्वल्स टू a वाला उधर ले जाऊं तो म्यू a माइनस 2/लेमडा, मतलब a में बाहर ले लेता हूं और म्यू माइनस 2/लेमडा। अब वेक्टर तो कोलिनियर है नहीं, वेक्टर तो कोलिनियर है नहीं, तो कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा? जीरो। लेमडा म्यू निकल गया, वेक्टर कोलिनियर नहीं है ना, तो कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा? जीरो। और कोफिशिएंट नॉन जीरो होते तो वेक्टर क्या हो जाते? कोलिनियर। बस यही होता है। तो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा? जीरो। तो 1+6 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू जीरो, लेमडा इक्वल्स टू -6 आ गया, और म्यू कितना आ जाएगा? -2/6, 1/3। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी चाहिए ना बस, तो इसमें ये लेमडा की वैल्यू डाल दो 6, लेमडा की वैल्यू -6 डाल दो, -6c, तो a+3b प्लस 6c बराबर कितना आ गया? 0। तो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो कोफिशिएंट जीरो, कोफिशिएंट जीरो नहीं है तो वेक्टर कोलिनियर। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। क्या पागल है क्या? 5 में क्या पूछ रहा है? अरे पागल, लाइन और प्लेन है, साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर उसके बाद क्या गया? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो साइन अल्फा हम निकाल लेंगे। इसने कॉस अल्फा दिया है तो कॉस अल्फा से इसका साइन अल्फा उसके बराबर कर देंगे, लेमडा निकल के आ जाएगा। बस इसका तेने प्लस माइनस की गलती की होगी। किसके आंसर आ रहा है यहाँ बैठे में से? ये देख ले, जितने जनों ने हाथ किया इनकी कॉपी से मैच कर लेना प्लस माइनस। अब अच्छा नहीं लगा मैं प्लस माइनस की गलतियां करूंगा, है ना? अरे देखो, लाइन दे रखा है, प्लेन दे रखा है, एंगल साइन अल्फा होता है हम जानते हैं, कॉस दे रखा है तो कॉस से साइन निकल जाएगा, लाइन प्लेन के एंगल दे रखा है तो ऑब्वियसली लेमडा निकल जाएगा, उसमें कुछ बताना करना ही नहीं। और वो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो देख लेना, बाकी कुछ भी नहीं, वही सवाल है। चलो इसके बाद आ जाओ 6। 6 में ए होना चाहिए। अच्छा, कैसे डिसाइड किया बेटा ए होना चाहिए? नहीं नहीं, अच्छा दोनों ट्रू हैं। हम्म। अच्छा अच्छा। हम्म हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, तो स्टेटमेंट 1 कैसे चेक किया पहले ये बताओ, मैं सही पूछ रहा था क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कैसे चेक किया बेटा? एक्चुअली तुम्हें इमेज पॉइंट की मतलब नहीं पता ना, अभी मैं बताता हूँ। इमेज पॉइंट के लिए दो कंडीशन चाहिए बेटा, एक तो मिड पॉइंट और दूसरा परपेंडिकुलर। तुमने परपेंडिकुलर वाला चेक नहीं किया, बैठ जाओ। दो चीज होनी चाहिए ना, वो परपेंडिकुलर भी तो होनी चाहिए लाइन। और नीचे लिखा हुआ है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट तो बोल रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर कहां बोल रहा?
और परपेंडिकुलर के लिए दो चीज होनी चाहिए, मिड पॉइंट भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्ट भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, तभी तो होगा इमेज पॉइंट। मिड तो कोई सा भी हो सकता है, एक टेढ़ी लाइन भी जाते हुए मिड पॉइंट पर निकल के पास हो सकती है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, इमेज पॉइंट तब बनेगा। तो परपेंडिकुलर नहीं चेक किया तुमने। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 में आ जाओ, क्या है ये, क्या पूछ रहा है बच्चा, क्या हुआ बेटा, इसमें क्या पूछा है? अच्छा, 3 वैल्यू कैसे आ गई, कैसे सोल्व किया? अच्छा, तो ऐसे तो नहीं करना था बेटा, ऐसे हमने तो नहीं सिखाया। हमने तो सिखाया कि डिटर्मिनेंट बनाओ, उसमें 3 वेक्टर लाओ और 0 कर दो, ठीक है? तो ऐसे करना, फिर सही हो जाएगा। अरे यार, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो मुझे, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। भाई कुछ भी यूज करेंगे तो फिर कुछ भी आएगा, और जो मेथड सिखाया वो यूज करेंगे तो फिर आंसर आएगा। और मैंने फोटो भेजी थी, उसमें कोप लेने वाला सवाल भी था और उस पे स्टार भी था, और कहा भी था मेंस वाले को पसंदीदा है भाई। और इसीलिए मैंने 4-5 बार ये बात बोली थी कि भाई डिटरमिनेंट लिखना हमें आना चाहिए, डिटरमिनेंट लिखना हमें आना चाहिए। ऐसे बोला भी था, देखो पढ़ाते वक्त बोला था कि नहीं बोला था? बोला था मैंने कि भैया आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट लिखो, डिटरमिनेंट लिखना नहीं आता हो तो बता, मैं लिख के बताऊं। आता है फिर ठीक है। चलो इसके बाद 14 हो गया, 15 हो गया। अच्छा, ऑनलाइन वालों का कुछ रह गया हो तो बोलो, 3 पार्ट सेकंड में। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 12 एक बच्चा पूछना चाह रहा है। अच्छा, चलो तो 12 में आ जाते हैं, क्या है? वैसे अगर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास मिक्स से चले तो ऑफलाइन वालों को कष्ट ही नहीं करना चाहिए क्वेश्चन पूछने का, ये जिम्मेदारी तो ऑनलाइन वालों को दे देनी चाहिए, क्योंकि उनका शक्ल तो दिखती नहीं है, बेइज्जती का कुछ डर वर होता नहीं है। हाँ ये भी बात है कि पीछे कोई बैठा बैठा, बात तो सही की कि पीछे कोई बैठा बैठा ऑनलाइन ज्वाइन हो जाओ और उस पे क्वेश्चन नंबर डाल दो। नहीं नहीं, डाउट में मैं थोड़ी ना मिलूंगा यार, तो यहीं पीछे बैठ जाओ ना, इतनी मेहनत क्यों करो? और एक आध दोस्त तो होगा इसे, उसको बोल दो सुबह सुबह मैसेज डाल दो उसको, उन्होंने का ये क्वेश्चन पूछ लेना, बस वो पूछ लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? भाई ऑफलाइन में तो क्या है कि तुम सवाल पूछोगे, ऐसा ऐसा सवाल होगा, मैं पूछूंगा तुमने क्या किया। ऑनलाइन में क्या पूछूंगा बच्चे, भाई तेने क्या किया, कुछ है ही नहीं पूछने को, जो किया वो क्या, बस बता दो, या तो बताना है तो, नहीं तो मत बताओ। तो उसमें ये रहता है ऑनलाइन में। पर इससे भविष्य नहीं बन पाएगा बेटा, आइडिया तो ठीक है, पर पता लगे रिपीटर में भी आना पड़ जाए आइडिया के चक्कर में तुम्हें। भविष्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ये 0, ये ए बी कितना दे रखा है, क्यू, ये कितना दे रखा है, पी, है ना, ये इससे एल्टीट्यूड है, तो ये इस लाइन पर कोई पॉइंट है, तो मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है, तो मैंने इसको लेमडा पी ले लिया। मुझे नहीं पता ये क्या पॉइंट है, तो मैंने इसको कितना ले लिया, लेमडा टाइम्स पी, इस लाइन पे तो होगा, तो लेमडा मल्टीपल ऑफ पी होगा क्योंकि ये ओरिजिन है। अब मुझे निकालना है बीई, बी मतलब ई का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। अब ये कितनी बार हम सवाल कर चुके हैं, लेमडा निकालना है, और लेमडा किससे निकलेगा, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो बस किस किस का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें, बीई डॉट एडी बराबर कितना होगा, 0,
तो लैम्डा पी माइनस क्यू डॉट पी इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, क्यू डॉट पी अपॉन पी डॉट पी। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ऑप्शन में आंसर यही दे रखा है। कई बार कर चुके हैं अपन ये। चलो ठीक है, बस और कुछ तो नहीं है। चलो तो अब अपन कल डिस्कस करेंगे अगले 15-15 सवाल, है ना। वैसे ज्यादा नहीं है होमवर्क, क्योंकि वेक्टर थ्योरी में आसान आसान सवाल लिए है ना। मेंस में तो सीधे सीधे पूछे गए हैं ज्यादातर सवाल, उसमें कुछ भी नहीं है ना। तो कल अपन बचे हुए 15-15 डिस्कस करेंगे, मतलब 16 to 30 और 16 to 30, ये 15-15 कर लेंगे। चलो तो अब हम कहाँ थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, है ना। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, और आज हमें उन प्रॉपर्टीज के क्या करने थे, सवाल। ठीक है, तो चलो तो कहाँ थे हम। तो प्रॉपर्टीज के सवाल हमें करने थे। चलो तो ठीक है, तो पहले सवाल पे आते हैं कि इफ a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू है a प्लस आयोटा बी। नहीं, इससे भी पहले एक और सवाल पे आना था। ये तो बाद में आता है यार, एक सवाल और लेते हैं। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनके हमें क्या निकालने हैं, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा 1 प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर -1। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख रहा हूं जिनके हमें मॉडुलस निकालने और आर्ग्यूमेंट निकालने। z इक्वल्स टू आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। और थर्ड वाला ले लेते हैं, z इक्वल्स टू tan 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो जैसे अगर हम पहले सवाल की बात करें, तो इसको हमने मेथड फर्स्ट में किया था और हमने इसको कन्वर्ट किया था a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। तब मैंने बोला भी था कि इसके लिए एक मेथड हमारे पास और आएगा। देखो इसका आर्ग्यूमेंट कितना निकाला था हमने, आर्ग्यूमेंट पूछ रहा हूँ बेटा, पाई बाई 2 आया था। हाँ, हमने इसको कन्वर्ट किया था और ये शायद 2 आयोटा कुछ आया था। हाँ, -2 आयोटा आया था, मतलब -पाई/2 आया होगा भाई। तो अपन ने इस सवाल को किया था और इसका आर्ग्यूमेंट आ गया था -पाई/2। तो ये एक तरीका होता है हमारे पास सोल्व करने का। लेकिन दूसरा अब हमारे पास एक तरीका आता है प्रॉपर्टी, है ना, कि हम किसका इस्तेमाल कर लें, प्रॉपर्टी का। क्योंकि अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से सीखते हैं कि जैसे मॉड z निकालना है, तो मॉड z निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, इस पूरे का मॉड ले लो, 1 प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर -1। तो अब जैसे इस पूरे का मॉड ले लिया तुमने, तो अब क्या है कि मॉड की प्रॉपर्टी लगाओ, मॉड तीनों पे अलग अलग लग जाएगा और पावर मॉड से बाहर आ जाएगी। मॉड तीनों पे अलग अलग लग जाएगा और पावर मॉड से बाहर आ जाएगी। तो मॉड आयोटा मॉड 1 प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर और मॉड 1 माइनस आयोटा रूट 3 की पावर -1। माइनस आयोटा का मॉड 1, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस 3 का होली स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 3 की पावर -1। तो ये तो कितना हो गया, 4।
और ये कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 2। देखो अपन ने जब वहां निकाला था तो भी मैग्नीट्यूड कितना आया था 2। तो प्रॉपर्टी से भी हम जा सकते हैं और ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करके भी हम निकाल सकते हैं। तो ये एक सवाल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसको वहां अपन ने किसमें कन्वर्ट किया था, ए प्लस आयोटा बी में, और यहां हम इसको बिना कन्वर्ट करे निकाल रहे हैं। अब ठीक आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को समझे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा 1 + आयोटा√3 का स्क्वायर और 1 - आयोटा√3 की पावर -1, है ना। अब ये अपन को पता है प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और पावर कहाँ आ जाएगी आगे, प्रोडक्ट प्लस में और पावर कहाँ आ जाएगी आगे। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा +2 आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + आयोटा√3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - आयोटा√3 प्लस 2n पाई। ये 2n पाई हमारी मदद करेगा कि अगर हमारा आंसर प्रिंसिपल में नहीं आएगा तो हम n की कोई वैल्यू डालेंगे और उसको प्रिंसिपल में बना लेंगे। अब इसका आर्ग्यूमेंट मैं जानता हूं π/2 आयोटा π/2। इसके लिए देखूंगा क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, और tan इनवर्स y/x√3 60 डिग्री π/3, सही लिख रहा हूं। माइनस इसके लिए देखेंगे x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ, है ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ ही तो हुआ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -5 होगा, तो ये माइनस के π/3 आया प्लस 2n पाई। तो अब ये देखें ये आ गया π/2 प्लस पाई प्लस 2n पाई। अब क्या ये जो एंगल है ये प्रिंसिपल है, नहीं, तो मैं n की वो वैल्यू डाल दूंगा जिससे ये प्रिंसिपल में आ जाए। तो मुझे आसानी से पता लग रहा है कि अगर n की वैल्यू -1 में ले लूंगा तो ये -2 पाई बनेगा, और -2 पाई में से जाएगा तो ये -π/2 बन जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी प्रिंसिपल, वैल्यू क्या आ जाएगी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल बनाने के लिए हमने कितना जोड़ा 2n पाई, कि भाई बाद में ऐसी कोई वैल्यू n की डाल दो जिससे ये एंगल क्या बन के आ जाए प्रिंसिपल। तो हम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं और a प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। a प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करना मुश्किल लगे तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात सबको जो घर बैठे हैं वो, ठीक है। सेकंड वाले का करो, अगर फर्स्ट लिख लिया हो तो सेकंड को करने की ट्राई करें, थर्ड को करने का ट्राई करें।
देखो सेकंड में भी निकालना है तो तरीका वही होगा कि अगर पहले वाला तो हटा दूं, बोर्ड पे से लिख लिया सामने। अब हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी में ला सकते हैं, क्योंकि वही कॉस थीटा साइन थीटा है, कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हम कर रहे हैं कि भाई हम तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो अगर मॉड जेड मुझे निकालना है तो ऊपर वाले का मॉड और नीचे वाले का मॉड, है ना। तो नीचे वाले का मॉड ऊपर वाले का मॉड, चलो लिख देता हूँ एक स्टेप, 1 + cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो अब ये तो अंडर रूट कितना हो गया, 1 + 1, और ये अंडर रूट में कितना होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये 1 + cos² प्लस 2 cos π/3 प्लस साइन स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला तो √2, नीचे कितना 1 1 और cos π/3 1/2 1, तो √2/3। अच्छा सा नहीं लग रहा, ये आ रहा है क्या, देखो तो ये आ रहा है, ठीक है, तो अभी ये आ रहा है तो। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है तो क्या होगा, ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट माइनस नीचे वाले का आर्ग्यूमेंट। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे ना, लॉग की क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी, प्लस कितना हो जाएगा 2n π। ठीक, इसका आर्ग्यूमेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, और π-5 कितना होगा, tan−1 π/4, तो 3π/4, ये ऐसे लिख दूं π-π/4। इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, y/x, तो साइन अपॉन कॉस, तो π/6 आ जाएगा, और क्या, tan π/6 से तो बनेगा अंदर, tan−10π/6, तो π/6 प्लस 2n π। तो देखो ये कितना बना, 4 6 12 ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 3 6 2 5, 12 में से 5 कितना आ रहा है बटन, 7π/12 आ रहा है। तो ये 7π/12 आ रहा है। अब बताओ क्या ये 7π/12 प्रिंसिपल में आता है, हाँ, अरे पाई तक जाता है ना, प्रिंसिपल कहां तक जाता है, पाई तक। तो बस प्रिंसिपल में आ गया तो बहुत बढ़िया, एन तो 0 हो गया, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख दिया। प्रिंसिपल लिखना है ना हमें, तो बस n0 ले लिया, नहीं आता तो n डाल देते, ऐसा कुछ जिससे किसके बीच में आ जाता, प्रिंसिपल। नहीं आता तो ऐसा कुछ डाल देते जिससे किसके बीच में आ जाता, प्रिंसिपल। बहुत सीधा काम है इनका। थर्ड वाले को कर लो, तो थर्ड वाले के लिए सेकंड वाला हटा दूं बोर्ड पे से, तो अगर इसके लिए आए तो मॉड जेड मॉड ऑफ tan 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो √1 + tan²1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, sec²1, sec²1 आ गया, और क्या, 1 + tan²θ sec²θ। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z चाहिए, तो ये 2 तो आ गए, आर्ग्यूमेंट ऑफ tan 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 2,
tan1 माइनस आयोटा, x पॉजिटिव, y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस के 5, और लेकिन 5 निकालो, ये 1 वो 1 है रेडियन, ना कि डिग्री, ये 1 रेडियन है, डिग्री थोड़ी ना है। तो निकाल कर ये 1 रेडियन है, 5 आएगा तुम्हारा tan इनवर्स मॉड -1 अपॉन tan1, तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स cot1, तो ये हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स tan1 लिख दूं, तो ये π/2 -1 होगा, 57 डिग्री है ना, 57 डिग्री, 1 मतलब ये 57 डिग्री तो लिखा हुआ है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। tan इनवर्स कॉट को तो कैसे लिखेंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स tan ही तो लिखेंगे, तो ये होगा ये, और ये माइनस के 5 लिखना है तो π/2 -1, 2 माइनस पाई आएगा इसका आर्ग्यूमेंट। अब क्या ये प्रिंसिपल है, हाँ 2 माइनस पाई प्रिंसिपल है, माइनस पाई टू पाई आता है प्रिंसिपल, तो माइनस पाई टू पाई आता है तो 2 माइनस पाई प्रिंसिपल है? नहीं होता तो प्रिंसिपल बना लेते हैं, 2n पाई का मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2n पाई का मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल बनाने के लिए हम 2n पाई का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बस फिक्स नियम है, फॉलो करेंगे। अब हाँ, गलती अगर तुम करोगे, ये रेडियन लिखा हुआ है ना, टेक्नोमेट्री में इस तरह का 1 जब भी लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, रेडियन। डिग्री वो लिख के देगा, अगर 1 लिखना है डिग्री में तो ऊपर डिग्री का सिंबल बनाएगा, अगर नहीं बना रहा है तो फिर हम क्या मान के चलेंगे, रेडियन। अब अगला सवाल लिखेंगे कि इफ a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू है a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d एंड e प्लस आयोटा f, a b c d e f a b belongs to है r, belongs to है r, then find value of a square plus b square, then find value of a square plus b square. तुम्हारी तो नहीं लग रही कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह? अरे वो 11th वालों की तो आजकल, नहीं मैं तो नहीं ले रहा, मैं पागल हो गया, मुझसे तो अपनी क्लास ही नहीं ली जाती रेगुलर, एक्स्ट्रा क्या लूंगा। 11th वालों का अब क्या, 11th से 12th में कन्वर्जन आ गया उनका। अब ठोकर तो क्या, उनको समझाता तो रहता हूं मैं, तो 11th से 12th कन्वर्जन आ गया, जो आजकल बेचारों की एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लग रही है लपक के। नहीं कोर्स तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ अपना तो हो जाएगा आराम से, कोनिक चल रहा है, कोनिक ही चल रहा है अभी, मैथमेटिक्स तो करा करू दिया है तो हमने सब, अब कुछ नहीं बचा, बस कोनिक ही है, लास्ट में कोनिक ही आता है। अच्छा उस टाइम शायद प्योरली ऑनलाइन होगा ना, हाँ प्योरली ऑनलाइन में तो क्या था, अपने हिसाब से चल रहा था, ऑफलाइन में क्या है, प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। प्योरली ऑनलाइन में तो क्या है कि घर की खेती थी पिछले साल, तो कुछ भी कभी भी पढ़ा दो, कोई ज्यादा दिक्कत वाला मैटर नहीं था।
ऑफलाइन में क्या है कि फिर उस हिसाब से पढ़ाना होता है। चलो निकालो इसकी वैल्यू, a प्लस आयोटा भी दे रखा है, क्या ही वैल्यू। हम्म तो देखो अब हम आगे कैसे भी बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ने के हमारे पास दो अल्टरनेट है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं मॉड ले लूं दोनों तरफ, तो ये मॉड इन पे सब पे क्या लग जाएगा, अलग अलग लग जाएगा, है ना। मॉड इन पे सब पे क्या लग जाएगा, अलग अलग लग जाएगा। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना। और अगर हम चाहें तो देखो थोड़ा सा और लंबा भी कर सकते हैं सवाल को। लंबा कैसे कि ये a प्लस आयोटा बी दिया हुआ है ना, a प्लस आयोटा बी दिया हुआ है, और ये अगर a प्लस आयोटा बी दिया हुआ है तो मैं a माइनस आयोटा बी निकाल लूं। a माइनस आयोटा बी हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। मतलब पहले ऐसे लिख दूं कि मैंने इसका क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। तो इधर भी सब पे कॉन्जुगेट अलग अलग लग जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी ऐसी कुछ होती है कि कॉन्जुगेट सब पे क्या लग जाएगा, अलग अलग। तो a माइनस आयोटा बी कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी, और e माइनस आयोटा एफ। ये अपने पास दो आ गई, और मैं क्या कर दूं, 1 into 2। तो जैसे ही 1 into 2 करूंगा तो भी आ जाएगा, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो भी हिला सकते हैं। तो एक में मैंने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, एक में मैंने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। अगला एक सवाल है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू ए 60 डिग्री, then find argument of z की पावर 10। argument of z equals to 60 डिग्री, then find argument of z की पावर 10। इसका आंसर बताना है तुम्हें। argument of z is 60 डिग्री, then find argument of z की पावर 10। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर 10 निकालना है, तो वही सीधा सा 10 आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है तो दे ही रखा है 2π/3 प्लस 2n पाई, लेकिन ये 20π/3 है, और 20π/3 प्रिंसिपल में नहीं आता है। तो 20π/3 प्रिंसिपल में नहीं आता, तो n की वैल्यू कितनी ले लें, ऑब्वियसली नेगेटिव लेनी पड़ेगी।
-1 लेंगे तो नहीं आएगा, माइनस π/3 तो ये 10 π/3 हो गया। अब 12, हाँ -2 लेना पड़ेगा n की वैल्यू, n की वैल्यू -2 ले लेंगे तो इसको -2n π मतलब माइनस के 4π लिख देते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2π/3। आंसर कितना जाएगा, -2π/3। ये आंसर आ जाएगा इसका। चलो तो अगले सवाल पे आते हैं। इफ z-1/z+1 is purely real, then find locus of z. If z-1/z+1 is purely real, then find locus of z. If z-1/z+1 is purely real, then find locus of z. z-1 z+1 प्योरली रियल है तो हमें किसका लोकस निकालना है, z का। z-1 z+1 is purely real, then find locus of z. अब देखो आया किसी का कुछ, रास्ते में तो फिर मैं शुरू करता हूँ, मिल जाएंगे अपन रास्ते में। और क्या। अब देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसको z में ही प्रोसीड कर लूं, या तो मैं क्या कर लूं, z के टर्म में प्रोसीड कर लूं। अब z के टर्म में प्रोसीड करूं तो ये कह रहा है कि ये प्योरली रियल है, और मैं जानता हूं कि कोई भी चीज प्योरली रियल है तो वो चीज और उसका जो कॉन्जुगेट है वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि हमने लिख लिया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो z इक्वल्स टू z बार। अब यहां तो ठीक है ना, ये इसका कॉन्जुगेट बटेगा, और कॉन्जुगेट बटेगा तो सबको मिलेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट प्लस माइनस पे भी अलग अलग लग जाता है, प्रोडक्ट डिवीजन पे भी अलग अलग लग जाता है। तो ये z बार 1 बार z बार 1 बार, लेकिन ये जो 1 है वो रियल है, तो रियल है तो इस पे से तो कॉन्जुगेट हट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, z z बार z -1 z बार प्लस z बार -z-1, ये कैंसिलेशन में 2z इक्वल्स टू 2z बार, z बराबर z बार, इसका मतलब z इज रियल। या ये भी ना दिखे तो या तो ऐसे समझ ले कि z रियल है ना, और z रियल है इसका मतलब z लाइज ऑन रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं बोल सकते ना, कॉम्प्लेक्स z किस पे लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पे। और यहाँ नहीं दिख रहा है या तो ऐसे आगे बढ़ ले, नहीं दिख रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दें x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई,
तो x से x कट जाएगा, y बराबर 0 आएगा। y बराबर 0 मतलब क्या है, रियल एक्सिस, रियल नंबर। इससे समझ ले तो भी ठीक है कि z इज रियल, z लाइज ऑन रियल एक्सिस, या तो फिर ये लिख दें तो भी y बराबर कितना आ गया, 0। और z में नहीं बढ़ना चाहे तो फिर मेरे पास तरीका वही है कि ये z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, इसको किस में कन्वर्ट कर लूं, x प्लस आयोटा वाई। लंबा जाएगा लेकिन आएगा। ये हो गया x माइनस वन प्लस आयोटा वाई अपॉन x प्लस वन प्लस आयोटा वाई। लेकिन मुझे इसको उसमें लिखना पड़ेगा, किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। और a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस वन एक्स प्लस वन माइनस आयोटा प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस वन माइनस वाई एक्स माइनस वन प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट आ गया 2y अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये रियल है तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट क्या करना पड़ेगा, 0। रियल है तो इमेजनरी पार्ट कितना करना पड़ेगा, 0। इमेजनरी पार्ट मतलब 2y अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अल्टीमेटली कितना आया, y बराबर 0। किस फॉर्म का ऐसा, हाँ कैसे कर देते वो तो बता। तो ये ए प्लस आयोटा की भी फॉर्म तो वही है जो मैंने लिखी है, तेने तो गलत बनाया ए प्लस आयोटा भी। जेड माइनस वन से थोड़ी ना कर सकते हैं, जेड में पता ही नहीं है रियल क्या है इमेजनरी क्या है। यही तो है, यही तो कह रहा हूँ, तेने बनाया ही गलत है। हाँ वो मैनिपुलेशन है, लेकिन वो उससे तो फिर ये ठीक है ना, अपन किया तो उसको सीधा जेड में ही कर लेना। एक्स प्लस आयोटा वाई में कन्वर्ट करके हम लगभग लगभग हर सवाल को कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि चीजें आसान हो, चीजें क्या हो, आसान। अदरवाइज ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करके सब हो जाता है। हम्म, वही तो काम आएगा तुम्हारे बुरे समय। उसको कैसे बिठा सकते हैं। नहीं ये बात सच है, सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान याद नहीं रहता इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता, और कोई कारण नहीं है सिलेक्शन नहीं होने का। ये तो बस हम ऐसे ही, हाँ मतलब भटकाते रहते हैं बच्चों को, उन्होंने कहा ये कर लो ये कर लो ये कर लो, उससे बेचारे से आसान नहीं होता है। मैं तो हमेशा शुरू से कहता हूँ भले बच्चों को पसंद आए चाहे नहीं है, मैं तो अभी 11th वालों को भी ये समझा, हालांकि उनके भेजे में नहीं बैठती आधी बात, लेकिन मैं उनको कहता रहता हूँ कि भाई सिर्फ क्या कर लो, आसान। वो आसान तभी आएगा जब रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के लिए समय चाहिए।
अब हम आज अभी वही बता रहा था, हम पूरा साल हो गया, अभी एक सवाल आया, उसका कोनिक का एक छोटी सी इनिक्विलिटी सोल्व करनी थी, न्यू ही बस उनसे सोल्व। ट्राई करो कहो तो तुम लोग। एक पता लगा उनसे क्या तुमसे भी नहीं हुए सोल्व। करें, ट्राई करें, देखा। तो इनिक्विलिटी का सवाल आया और न्यू ही उनसे इनिक्विलिटी सोल्व। कहाँ रुक गया, मैं तो बता दिया उनको, मैंने कहा देखो भाई ये है स्थिति, अब तुम इसके बाद जितना उड़ना चाहो उतना उड़ लो। फिर मेरे जो लगा चलो तुम इस सवाल को करो, मैं सोच रहा हूँ एक बार यहाँ भी करवा लें। एक पता लगे उनको एक साल पढ़ने के बाद इनिक्विलिटी नहीं है, अपने को 2 साल पढ़ने के बाद नहीं है। 2 साल पढ़ने के बाद इनिक्विलिटी सोल्व ना हो तो क्या मतलब निकले। इस सवाल को करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कराई के देख ही लूं, छोटा सा सवाल था इनिक्विलिटी का। चलो खैर इसको कर लेते हैं। और तो ये तो आसान सा है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें, कितना हो जाएगा z1 माइनस z2 का होली स्क्वायर प्लस z1 प्लस z2 का होली स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे z बार, इसको भी लिखेंगे z और z बार। वही कॉन्जुगेट सब पे क्या लग जाएगा, अलग अलग। सोल्व करो, आगे जाके आ जाएगा 2 z1 बार प्लस z2 बार, जिसको हम लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। देखो फिर एक मेरी प्रशंसा में कुछ लिखने लग गया बच्चा, क्या करे बताओ यार। हाँ, अब मैं बोल नहीं पाऊंगा यार, क्यों मुझे वो करना चाहते हो। बड़े अच्छे शब्द लिख रहा है, बस मैं पढ़ ही पा रहा हूँ, बोल नहीं पाऊंगा। मतलब इतने बड़ी प्रशंसा भरे शब्द है कि मेरी आंखें भर आई, मैं बोल नहीं पाऊंगा। क्या करें। अच्छा देखो, इतना पढ़ने के बाद भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती होगी, कितना दर्द होता होगा इन लोगों को, है ना, कि मतलब क्या क्या लिखा उसके बाद भी मुस्कुरा रहा है। हाँ नहीं, मेरी शक्ल नहीं दिख पाई होगी उस बच्चे को। हम्म। हाँ, तो अब देखो क्या है कि अब तुम कुछ भी लिख लो, है ना, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वो कहावत नहीं सुनी कि भाई हाथी चले बाजार और बस। हाँ, तो क्या है कि मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अब किसी और को लिखोगे तो वो बेचारा फ्रस्ट्रेट होगा, गुस्सा आएगा। कहाँ तुम भी ऐसी जगह पे ट्राई कर रहे हो बेटा, यहाँ अपना समय व्यर्थ ना करो इस तरह लिख के। है ना, काहे को अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, क्यों अपने पाप बढ़ा रहे हो। चलो आगे आगे ये, तो अब हम वो सवाल ट्राई कर लेते हैं जो मैं अभी 11 को करा के आया, उनसे इनइक्वलिटी सोल्व ली, अपन क्रॉस चेक कर लें एक बार, है ना। चलो तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ। चलो तो भाई क्रॉस चेक कर ही लें, चलो। तो सवाल था भाई कोनिक सेक्शन का। एक कोनिक सेक्शन वाला पार्ट तो मैं बता दूंगा ना तुम्हें, ताकि ऐसा ना रहे कि कोनिक सेक्शन की वजह से नहीं हो पाया।
है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अपने को तो सिर्फ इनइक्वलिटी का चेक करना है ना, कोनिक सेक्शन का थोड़ी ना कोई चेक करना है। तो सवाल था ये कि भाई फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा does not lies outside the parabola, does not lies outside the parabola y minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x minus 3, y minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x minus 3। तो आप पैराबोला के हिसाब से हमें कुछ नहीं करना, S1 क्या करना है, चूंकि डज नॉट लाइज आउटसाइड मतलब या तो कर्व पे लाई करेगा या अंदर लाई करेगा, तो ये था। तो ये इतनी मदद मैं तुम्हारी कर देता हूं, है ना। ये लो भाई, बस अब इसके आगे का तुम्हें करना है, निकालो आंसर। अच्छा तुम्हें लग रहा होगा अच्छा बस इतना सा भी सोल्व नहीं हुआ, यूं लग रहा होगा तुम्हें। अच्छा अगर कोई मैं बड़ी सी इनइक्वालिटी देता तो फिर तो वो खत्म हो जाता ना, आसान। हमें सिर्फ आसान आना चाहिए ना। अगर मैं कोई खतरनाक से इनइक्वालिटी दूंगा फिर क्या मतलब निकला मेरे इतनी बड़ी बातें करने का, कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। हाँ सब लिख लें अपनी अपनी कॉपी में आंसर जो आ रहा है, फिर बाद में बात करें उसकी, क्योंकि मैं कॉपी देखूंगा एक्चुअली, जो ऑफलाइन है उनकी तो कॉपी देखूंगा, ऑनलाइन वालों का तो खैर ठीक है। हो गया। कितनी कितनी देर लगाएगा सोल्व करने में। देखो अब बहुत सारे जनों को तकलीफ महसूस हो रही है जो यहाँ बैठे हैं उनमें से भी। कॉपी कहाँ है, कॉपी देखनी है मुझे तो। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन देखना है ना। बिना सॉल्यूशन देखे नहीं करना है, कॉपी देखनी कहाँ है, ये देखो। ये सोल्व तो कर ले इसको। लग रहा है रिपीटर अच्छा बनेगा। तो टिप के लिखा है इससे। हाँ तो कहाँ करा, कहाँ है बता। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 4, ये वो बनेगा अल्फा माइनस 4 का होली स्क्वायर लेस देन इक्वल है 0, है ना। हाँ तो फिर नंबर लाइन से देखेंगे, ये प्लस लेकिन ये क्या है, लेस देन इक्वल है ना, तो केवल एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, कौन सा 4, है ना। मैंने ऐसा कहा सिलेक्शन हो जाएगा, अल्फा बराबर 4 आ जाएगा तो सिलेक्शन आ जाएगा। लेकिन फिर भी देखो तुम्हारी क्लास में भी आधे जनों ने नहीं किया इसको, और 2-4 ने तो 4 सुन के आंसर 4 लिख दिया होगा, मैं बता रहा हूँ। हालांकि तुम्हें खुद को पता है किसने ईमानदारी से लिखा और किसने कैसे लिखा, है ना। तो आंसर कितना आ रहा है इसका 4। अब मैं ऑनलाइन वालों से पूछूंगा किस किस का सही है, तो सब कहेंगे मेरा आ गया, मेरा आ गया, है ना। हम्म तो
अब वो था तो आंसर ही नहीं आया। अच्छा फिर देखो, आधे से ज्यादा बच्चों को तो अभी तक यही चल रहा है, अल्फा लेस देन इक्वल है +-2। समझा समझा के थक गए हम कि ये इनइक्वलिटी है, ऐसे डायरेक्ट +-2 नहीं लिख सकते हैं, फिर भी क्या लिखे जा रहे हैं +-2। कैसे समझाएं? चलो तो अब वापस अपने वाले सवाल पे आ जाते हैं। चलो तो अब अपने सवाल पे आ जाओ वापस। कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो क्वेश्चन लिखो, इफ mod z1 mod z2 mod z3 इक्वल्स टू है 1 इक्वल्स टू है mod z1 plus z2 plus z3, then find value of value of 1 upon z1 1 upon z2 1 upon z3, then find value of 1 upon z1 1 upon z2 1 upon z3। और इसी सवाल को, यही सेम सवाल है और हम इसको अपग्रेड कर दें मेंस टू एडवांस, तो ये सवाल बन जाएगा, सेम सवाल है दोनों, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, बस लेवल का अंतर है, ऊपर वाला मेंस है और नीचे वाला एडवांस है। 2z1 3z2 4z3 इक्वल्स टू है 5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 8z2z3 प्लस 27z1z3 प्लस 64z1z2। पहले तो पहले वाले का आंसर बताओ, जो पहले वाला लिखा हुआ है। पहले वाले का तो आंसर कितना है 1, इनइक्वलिटी गलत थी तेरी। पहले वाले का तो आंसर कितना आ रहा है 1। भाई एक चीज जो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि ये mod z जैसे 1 दे रखा है, तो इसका मतलब z mod z स्क्वायर भी कितना होगा 1, और ये z बार कितना हो जाएगा 1। कई बार हम इसको यूज करेंगे, z बार कितना हो जाएगा 1, जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। अब जैसे मान लो हमें ये वैल्यू निकालनी है 1/z1 1/z2 1/z3, तो 1/z1 मतलब z1 बार z2 बार z3 बार, ये आती है बात समझ में? तो ये 1 है, इसका मतलब यही तो हुआ z बराबर 1/z बार, या z बार इक्वल्स टू 1/z, z इक्वल्स टू 1/z बार, या z बार इक्वल्स टू 1/z। तो ये इसको ये लिख सकते हैं। अब ये कॉन्जुगेट है तो तीनों पे एक साथ लग जाएगा, और लग जाएगा तो हट भी जाएगा, लग जाएगा तो हट भी जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 1। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये अगला सवाल कि इफ mod z1 बराबर है 2, mod z2 बराबर है 3, mod z3 बराबर है 4 एंड mod of 2z1 plus 3z2 plus 4z3 equals to 5, then find value of magnitude of 8z2 z3 plus 27 z1 z3 plus 64 z1 z2। यही कॉन्सेप्ट है जो ऊपर वाले सवाल में हमने यूज किया है।
एक बच्चे ने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पे अपना व्यू दिया था, सर हमारी क्यों बेइज्जती कर रहे हो क्वेश्चन देकर, वो भी इनइक्वालिटी का। आप नाम नहीं बताते यार ऐसे, नहीं नाम नहीं बता सकते यार, देखो ऐसे। बहुत सारों ने तो नॉट पॉसिबल लिख रखा था इसका आंसर ऑनलाइन वालों में से, बहुत सारों का सही भी था। किसका? तू भी यार, कहा नहीं मैंने मेन से एडवांस लेवल हो गया, और सोच, लगा दिमाग बढ़िया। नहीं ज्यादा नहीं लिखा, मैं तो पूरी चैट पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ। नहीं, मैं रिप्लाई रिप्लाई ना करता हूँ तो सुन लेता हूँ, पर कुछ बोलता है बच्चा पढ़ लेता हूँ। चलो आंसर आ रहा है इसका 120। आंसर कितना आएगा? 120। देखो उसी चीज पे जाते हैं, ये मॉड Z1 कितना है? 2, तो Z1 बार कितना हो जाएगा? 4। ये 3 है तो Z2 बार कितना हो जाएगा? 9। और ये 4 है तो Z3 बार कितना हो जाएगा? 16। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से समझो, ये 8 है, इसमें से 2 अलग किया, और जो 4 है उसको Z1 बार लिख दिया। इस 27 में से 3 अलग किया, और जो 9 है उसको Z2 बार लिख दिया, और जो 64 है उसमें से 4 अलग किया और 16 को Z3 बार लिख दिया। कितना लिख दिया? Z3 बार लिख दिया।
तो अब फायदा क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड के अंदर 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 ये अलग आ गया, और साथ में ये कॉमन आ गया z1 z2 और z3, कॉमन आ गया z1 z2 और z3। अब क्या करें, ये बस अलग अलग हो जाएंगे, ये तो अलग हो गया मॉड ऑफ 2z1। अच्छा ये मॉड पूरे पे इस पे इकट्ठा लग जाएगा, 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3, इस पे पूरे पे मॉड समझ सकते हैं हम, मॉड z1 मॉड z2 और मॉड z3। इसका मॉड कितना दे रखा है 5, इसका 4, इसका 3, इसका 2, कितना आएगा 120। आंसर आ जाएगा कितना 120। लिख लिया, बस बाकी सवाल अगली क्लास में करेंगे इसके। अभी और सवाल करने हैं प्रॉपर्टी के अपने को, लेकिन बाकी अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क में मैंने बता दिया क्या करके आना है। हाँ 15-15 सवाल दोनों के और, है ना, ताकि फिर कल अपन बच्चे हुए सवाल ले लेंगे तो एक्सरसाइज 3 पूरी हो जाएगी, फिर अपन एक्सरसाइज 2 पे आएंगे। लेकिन एक्सरसाइज 2 के साथ थोड़े कॉम्प्लेक्स के सवाल भी ले लेंगे अपन। तो वेक्टर की एक्सरसाइज 2 के कुछ सवाल लेंगे, साथ में कॉम्प्लेक्स के आसान सवाल ले लेंगे, ताकि दोनों की प्रैक्टिस का काम चलता रहेगा। एनसीईआरटी की तो जरूरत ही नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में ही नहीं कॉम्प्लेक्स, तो एनसीईआरटी करके क्यों टाइम खराब करेंगे अपना, सीटी करेंगे सीधी, जो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो कल अपन उसके 15-15 सवाल और कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। अभी और करने अपने को प्रॉपर्टी के सवाल, वो अगली क्लास में करेंगे, है ना। ठीक।